नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूं आपके साथ विनय। तो आज पढ़ना है वर्ब। ठीक, इसके वर्ब के 3 पार्ट पढ़ाए थे। पहला रेगुलर वर्ब, इसी का बी पार्ट, ये पहले का ए, इसी का दूसरा था इरेगुलर। इरेगुलर वर्ब, फिर दूसरे का पहला ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इसी का दूसरा इनट्रांजिटिव वर्ब, फिर तीसरा इसका पहला फाइनाइट वर्ब, इसी का दूसरा इनफाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब, इसी इनफाइनाइट का दूसरा नाम नन फाइनाइट वर्ब, नन फाइनाइट वर्ब। ठीक, तो ये किसके पार्ट हैं? तो ये मेन वर्ब के पार्ट हैं। ठीक, मेन वर्ब के पार्ट हैं। कौन कौन से? पहला रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, दूसरा ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, तीसरा फाइनाइट और इनफाइनाइट, या इनफाइनाइट का दूसरा नाम नन फाइनाइट वर्ब है ना। तो रेगुलर और इरेगुलर बता दिया था। अब पढ़ना है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। तो पहली हेडिंग लिखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। ये क्या होता है? तो इसकी हिंदी होती है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। ठीक, अब इसके नाम से ही पता चल रहा है, सा का मतलब सहित या साथ, फिर आगे लिखा है कर्म, यानी कर्म के साथ। ठीक, तो ऐसी वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट लिखा होगा। ठीक, अब ऑब्जेक्ट इनट्रांजिटिव क्या है? तो जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट ना हो, तो फिर क्या होगा? तो उसके साथ होगा कॉम्प्लेमेंट, कॉम्प्लेमेंट। तो पहले ये जानना जरूरी है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और कॉम्प्लेमेंट। तो हमने पिछली वीडियो में बताया था, जब सेंटेंस पढ़ाया था तो उसमें बताया था ऑब्जेक्ट क्या होता है और कॉम्प्लेमेंट क्या होता है, लेकिन फिर भी हम एक बार बता देंगे। ठीक, तो पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है और कॉम्प्लेमेंट क्या होता है। तो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव से पहले पढ़ना पड़ेगा ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लेमेंट क्या होता है। ठीक, इसकी हिंदी होती है कर्म, ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म। ठीक, अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, फिर होगा वर्ब, बाद में अदर वर्ड। ठीक, तो सब्जेक्ट फिर वर्ब, बाद में अदर वर्ड। अब इसी अदर वर्ड में क्या होगा? इसी के 2 पार्ट हैं। ठीक, एक का नाम होगा ऑब्जेक्ट, एक का नाम होगा कॉम्प्लेमेंट। ठीक, एक का नाम ऑब्जेक्ट, दूसरे का नाम कॉम्प्लेमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब, बाद में अदर वर्ड। अदर वर्ड में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट या तो कॉम्प्लेमेंट। ठीक, तो अब ये जानना है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, राम ईट्स एन एप्पल। ठीक, राम ईट्स एन एप्पल, यानी राम एक सेब खाता है। ठीक, तो अब ये हुआ सब्जेक्ट, ये हुई वर्ब। अब इसको पता करना है कि ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लेमेंट है। ठीक, ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लेमेंट, तो कैसे पता करेंगे? अब ये जो वर्ब है, ठीक, ये वर्ब, अगर इस वर्ब के द्वारा, ठीक, अगर इस वर्ब के द्वारा या वर्ब
से इस शब्द पर कोई प्रभाव पड़ता है, इस शब्द पर कोई प्रभाव पड़ता है तो इसका नाम होगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ठीक। अब प्रभाव कैसे पड़ता है, ठीक। अब देखो, राम ईट्स एन एप्पल, ये मान लो कोई एप्पल हुआ, है ना, है ना, ये कोई एप्पल हुआ, सेब। अब इसको राम खा रहा है यहां से, है ना, ऐसे खाएगा, तो ऐसे खाएगा तो ये कम हो जाएगा ना, ऐसे देखो कम होता जाएगा, और खाएगा तो और कम होगा, और खाएगा तो और कम हो जाएगा, है ना, फिर एक समय पूरा खा डालेगा तो खत्म ना। तो अब इस पर प्रभाव पड़ेगा ना, यानी ये समाप्त हो रहा है, तो इस पर प्रभाव पड़ रहा है तो उसका नाम ऑब्जेक्ट होगा, ठीक। तो राम ईट्स एन एप्पल, तो एन एप्पल क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। अब ट्रांजिटिव वर्ब इसी को बोलते हैं, ये वर्ब है। अगर इस वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट है तो इस वर्ब का नाम होगा ट्रांजिटिव वर्ब। क्या नाम होगा, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक। अब यहीं पे दूसरा सेंटेंस लिख दें कि राम गोज टू पटना, राम गोज टू यानी पटना, तो राम पटना जाता है, ठीक। तो राम हुआ सब्जेक्ट, गोज वर्ब, ये पटना हुआ। अब इसको पता करना है कि ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट। तो राम गोज पटना, राम पटना जाता है, तो राम के पटना जाने पर, ये जाने का काम कर रहा है ना, वर्ब है, तो राम पटना जा रहा है, तो राम के पटना जाने पर पटना पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव पड़ेगा कि ये बड़ी हो जाएगी, ये छोटी, या कुछ हो जाएगा, कोई नहीं ना, तो प्लेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक। तो जिस शब्द पर कोई प्रभाव ना पड़े वर्ब का तो उसका नाम कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक, कॉम्प्लीमेंट। इसकी हिंदी होती है पूरक, ये सेंटेंस को बस पूरा कर रहा है, ठीक। तो राम गोज टू पटना, तो पटना क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट। तो जिस वर्ब के साथ में कॉम्प्लीमेंट होगा यानी ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उस वर्ब का नाम होता है इंट्रांजिटिव। क्या नाम होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक। तो बस इसी बात को लिख लेना है कि जिस वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट रहेगा उसका नाम ट्रांजिटिव वर्ब, जिसके साथ कॉम्प्लीमेंट उसका नाम इंट्रांजिटिव वर्ब। तो लिखिए ए वर्ब हैज ऑब्जेक्ट, ए वर्ब हैज ऑब्जेक्ट, यानी जिस वर्ब के साथ में क्या होता है ऑब्जेक्ट, इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। ए वर्ब हैज ऑब्जेक्ट, यानी जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होता है उसका नाम ट्रांजिटिव वर्ब होता है, हिंदी में बोले तो सकर्मक क्रिया, ठीक। अब एग्जांपल लिखते हैं इसका, एग्जाम्पल लिखें, जैसे लिखें मुकेश ईट्स ए मैंगो, मुकेश ईट्स ए मैंगो, मुकेश आम खाता है, ठीक। तो मुकेश आम खाता है यानी कोई भी चीज खाओगे, आम हो, केला हो, संतरा हो, पेन हो, कुछ भी खाओगे तो जो चीज खाओगे उस पर प्रभाव जरूर पड़ेगा, तो उसका नाम ऑब्जेक्ट होगा, ठीक। तो जिस वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट होगा तो उस वर्ब का नाम होता है ट्रांजिटिव वर्ब। तो ईट्स क्या हुई, ट्रांजिटिव वर्ब हुई। तो मुकेश ईट्स ए मैंगो, तो ईट्स क्या हुई, ट्रांजिटिव वर्ब हुई, ठीक। अब इसी तरह दूसरा लिखते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब, इसको लिखिए पहले, फिर दूसरा लिखते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा इनट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब हिंदी में आकर्मक क्रिया, हिंदी क्या होती है इसकी, आकर्मक क्रिया, आकर्मक क्रिया, ठीक। तो आ क्या होता है, उपसर्ग, तो जिसके साथ आ उपसर्ग रहेगा तो इसकी हिंदी होती है नहीं, क्या होती है, नहीं, ठीक।
तो अकर्मक यानी कर्म नहीं होगा। तो जिस वर्ब के साथ में कर्म नहीं होगा, तो कर्म नहीं होगा तो क्या होगा, क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट, जिसको पूरक बोलते हैं। ठीक, तो लिखना है ए वर्ब हैज कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट is called intransitive verb। a verb has complement यानी जिस वर्ब के साथ कॉम्प्लीमेंट होता है उसको इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। ठीक, तो हिंदी भी बता रहा है इसकी, ए वर्ब यानी कोई वर्ब, हैज कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट रखता है, उसके साथ कॉम्प्लीमेंट होता है, इज कॉल्ड कहलाती है क्या, इंट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया। तो जिस वर्ब के साथ में कॉम्प्लीमेंट होता है उसको इंट्रांजिटिव। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है तो अभी बता दिया था हमने, है ना। तो जिस शब्द पर वर्ब का प्रभाव पड़े वो ऑब्जेक्ट है, प्रभाव ना पड़े तो कॉम्प्लीमेंट है। ठीक, फिर अगली वर्ब, अब इसका एग्जाम्पल लिखते हैं पहले। लिखा हमने राज कम्स टू स्कूल, राम स्कूल, सॉरी राज स्कूल आता है। ठीक? तो राज सब्जेक्ट हुआ, कम्स वर्ब, ये स्कूल क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट। अब क्यों होगा फिर से सुन लो, लिखा है राज कम्स टू स्कूल, राज स्कूल जाता है, तो राज के स्कूल जाने से स्कूल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। जैसी बिल्डिंग थी वैसी ही रहेगी, क्या प्रभाव पड़ेगा कि गिर जाएगी कि बड़ी हो जाएगी, जैसी थी वैसी हो, कोई भी जाए। ठीक, तो कोई भी प्लेस होगा तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, घर हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल, कहीं भी जाओ तो प्लेस होगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उसके साथ में जो वर्ब होगी वो हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। कौन सी, इंट्रांजिटिव, क्योंकि इंट्रांजिटिव क्या होती है, जिसके साथ ऑब्जेक्ट होगा, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं होगा यानी कॉम्प्लीमेंट होगा तो उसको इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। तो ये कम्स क्या हुई, इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक, तो ये कम्स इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, अब अगला तीसरा कौन नंबर था, फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब। यही वर्ब बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, यही नहीं समझ में आती कि फाइनाइट क्या होता है और इनफाइनाइट क्या होता है। ठीक, लिखिए इसको। अब देखिए, अब एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं तो इससे अब आपको पता करना है कि फाइनाइट कौन है और इनफाइनाइट कौन है। क्योंकि ऐसे लिखवाएंगे तो एक भी समझ में नहीं आएगा। तो पहले एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे लिखा, से हमने लिखा ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट टू बाय, he goes to market to buy toys। लिखा he goes to market to buy toys। ठीक, तो इसमें वर्ब पहचानो कितनी वर्ब है, एक तो ये गोज वर्ब है ना। एसएससी एयरफोर्स की तैयारी करते होगा तो इतना तो मालूम ही होगा कौन सा वर्ब शब्द है। तो ये गोज वर्ब है। फिर अगला कौन सा शब्द है, ये बाई, बाई क्या है, वर्ब है। तो एक सेंटेंस में देखो गोज भी वर्ब है, एक में बाई भी वर्ब है। ठीक, अब इसी के नीचे अगला लिख रहे हैं हम।
अगला क्या लिख रहे हैं, अब ही की जगह ये ही सिंगुलर था, अब यहीं पे हम क्या लिख रहे हैं, प्लूरल सब्जेक्ट यानी दे लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, दे। अब ही के साथ गोज यानी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी सिंगुलर वर्ब। अब दे रहेगा तो प्लूरल वर्ब यानी गो। दे का क्या हो गया, दे के साथ गो। फिर आगे टू मार्केट, खरीदने की होती है बाई, तो टू बाई, टू बाई ट्वाइस। अब देखिए ये लिखा है ही के साथ गोज लिखा है, फिर आगे टू मार्केट टू बाई। देखो टू बाई इसमें भी है, टू बाई इसमें भी है, ये देखो वर्ब है ना। लेकिन इसमें देखो ये दे लिखा है, ये ही था तो गोज था, दे है तो गो हो गया, ये है ना। ठीक, जबकि इसका भी अर्थ क्या है, ही गोज टू मार्केट, वह बाजार जाता है, टू बाई ट्वाइस यानी खिलौने खरीदने के लिए वह बाजार जाता है। नीचे वाले में लिखा है दे मीन्स वे, यानी एक से ज्यादा लोग गो टू मार्केट बाजार जाते हैं, टू बाई ट्वाइस खिलौने खरीदने के लिए। ठीक, तो अब फाइनाइट वर्ब कौन सी है और इनफाइनाइट कौन सी है। तो जो वर्ब, ठीक एक बार में समझ में आएगा, जो वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाए, जो वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाए, ठीक उसका नाम होता है फाइनाइट वर्ब। क्या नाम है, फाइनाइट वर्ब। तो देखो इसमें ही था सब्जेक्ट तो गोज हो गया, ये दे था तो गो हो गया, लेकिन इसमें बाई है, इसमें भी बाई है, तो ये देखो गो चेंज हुआ है ना। तो इसी गोज और गो को ये कौन सी वर्ब हो गई, फाइनाइट वर्ब हो गई। कैसी, फाइनाइट वर्ब। और ये चेंज नहीं हुई, ये इनफाइनाइट कैसी हो गई, इनफाइनाइट वर्ब। ठीक, या फिर एक शब्द में ऐसे याद कर लो कि जो वर्ब सबसे पहले आएगी सेंटेंस में, यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो वर्ब लिखी होगी, सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखी होगी, उसी का नाम होता है फाइनाइट वर्ब। ऐसे याद कर लो, यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो वर्ब लिखी हो, यानी जो सेंटेंस पढ़ने में सबसे पहले वर्ब मिल जाए, उसी का नाम फाइनाइट होगा, और जो बाद में मिले वो इनफाइनाइट वर्ब होगी। ठीक, ऐसे याद कर लेना है आपको। ठीक, तो बस इसी बात को लिख लेना है कि ए वर्ब दैट, ए वर्ब यानी कोई भी वर्ब, दैट मीन्स जो, इज यूज्ड यानी प्रयोग की जाती है, इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। उसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं। कौन सी, फाइनाइट वर्ब। तो ए वर्ब यानी कोई वर्ब, दैट मीन्स जो, जो हिंदी में लिख रहा हो तो हिंदी में भी लिख ले, ए वर्ब यानी कोई वर्ब, दैट मीन्स जो, इज यूज्ड प्रयोग की जाती है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। लेकिन ये देखो बाई बाई दोनों में आया है, तो ये तो बदला नहीं, लेकिन सब्जेक्ट बदला तो ये दोनों बदल गए थे। जो वर्ब बदल जाएगी यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद होगी जो वर्ब, उसका नाम होगा फाइनाइट वर्ब। अब जो वर्ब बाद में होगी उसका नाम इनफाइनाइट वर्ब। ठीक, तो लिखिए एग्जाम्पल में लिख लीजिए पहला वाला, एग्जाम्पल में इसको लिखना है पहले वाले को। ठीक, तो इसके नीचे लिखना है फाइनाइट वर्ब और इसके नीचे इनफाइनाइट वर्ब, यानी ये गोज फाइनाइट वर्ब है और ये बाई इनफाइनाइट वर्ब है। ठीक, दूसरा, इसी तीसरे का पहला था फाइनाइट, दूसरा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट वर्ब। ठीक, तो अभी हमने बताया क्या होता है इनफाइनाइट वर्ब। अब जो सब्जेक्ट के अनुसार नहीं चेंज होगा वो इनफाइनाइट हो, जो चेंज होगा वो फाइनाइट वर्ब है। तो लिखिए ए वर्ब VERB दैट इज नॉट यूज्ड, इट नॉट यूज्ड, यानी ए वर्ब यानी कोई सब्जेक्ट, दैट THAT, दैट मीन्स जो, इज नॉट यूज्ड प्रयोग नहीं होती है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सब्जेक्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इज कॉल्ड
इनफाइनाइट वर्ब, उसको इनफाइनाइट वर्ब बोलते हैं, या फिर नन फाइनाइट वर्ब। ठीक, इनफाइनाइट वर्ब। तो ए वर्ब दैट इज नॉट यूज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज कॉल्ड इनफाइनाइट वर्ब। ठीक, इतना लिखा। अब आगे लिखिए। एग्जाम्पल में यही लिखना है बस। अब इस तरह की तो सभी वर्ब बदलती जाएंगी, सब्जेक्ट बदलेगा तो वर्ब बदल जाएगी, है ना। टेंस बदलेगा तो V2 आ जाएगी, यानी सेकेंड फॉर्म आएगी। ठीक, यही गो की जगह वेंट हो जाएगा। लेकिन अब ये बाई, क्या बाई ही रहेगा? ये लिखा था बाई से पहले टू लिखा था, तो टू बाई। फिर कहेंगे बाइंग लिखा रहता है BUYING। ठीक, तो अब इनफाइनाइट वर्ब के पार्ट लिखना है। तो इनफाइनाइट के कौन कौन से पार्ट हैं, तो लिखिए इनफाइनाइट वर्ब। ठीक, इसका पहला पार्ट इनफाइनाइट वर्ब का पहला पार्ट कौन सा है? पहले को बोलते हैं इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव। इनफिनिटिव। ठीक, फाइनाइट वर्ब का, सॉरी, इनफाइनाइट का पहला पार्ट इन्फिनिटिव। ठीक, दूसरा जेरंड, GERUND। पहले का नाम है इनफाइनाइट यानी इन्फिनिटिव, दूसरे का नाम है जेरंड, तीसरे का पार्टिसिपल। क्या नाम होता है? पार्टिसिपल। PARTICIPLE, पार्टिसिपल। ठीक, तो इसका बिल्कुल संक्षेप में हम बता रहे हैं इसका मतलब क्या होता है, फिर एक एक का डिटेल में बताएंगे। ठीक, तो इन्फिनिटिव क्या होता है कि किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके पहले टू लिख दोगे। क्या लिख दोगे? टू। ठीक, तो यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, तो इसका नाम होगा इन्फिनिटिव। क्या नाम होगा? इन्फिनिटिव। जैसे लिखा होगा रीड, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके पहले टू लिख दिया, टू रीड हो गया, ये इन्फिनिटिव बन गया। ठीक, अब कोई इन्फिनिटिव होता है तो वर्ब नहीं रहता है, वो क्या हो जाता है? नाउन। क्या हो गया? नाउन। ठीक, फिर इसी तरह लिखा होगा टू ईट, ये टू ईट से पहले टू लिखा है तो ईट क्या हो गया पूरा? ये नाउन बन गया। ठीक, ये वर्ब नहीं रहा अब। फिर जेरंड, अब किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, उसमें अगर ING जोड़ दोगे, क्या जोड़ दोगे? ING, तो उसका नाम जेरंड होगा। तो अब जिस तरह से इन्फिनिटिव था वही काम जेरंड करेगा, यानी ये भी नाउन है तो ये भी नाउन ही की तरह काम करेगा। जैसे लिखा होगा रीड, अगर इससे पहले टू लिख दोगे, टू रीड, तो ये इन्फिनिटिव। अगर इसी रीड में ING जोड़ दोगे, रीडिंग, तो ये जेरंड बन जाएगा। ठीक, फिर इसी में लिख दिया EAT, टू ईट लिखोगे तो इन्फिनिटिव, ING जोड़ा ईटिंग, तो जेरंड। ठीक, तो इन्फिनिटिव क्या होता है? टू प्लस V1। तो देखो उसमें लिखा था बाई, BUY, तो उससे पहले क्या लिखा था? टू बाई। ठीक, तो टू बाई ये क्या होता है? नाउन की तरह कार्य करता है। ठीक, क्योंकि एक सेंटेंस में दो मेन वर्ब नहीं आती हैं। ठीक, ये हमने पहले दिन ही बताया था कि एक सेंटेंस में दो मेन वर्ब नहीं आती, तो एक बार गो आ गया तो फिर आगे अब मेन वर्ब नहीं आएगी, इसलिए क्या लगता है? बाई से पहले टू, या कोई भी वर्ब आगे आएगी तो उससे पहले टू लगेगा। ठीक, तो ये टू बाई क्या होता है? इन्फिनिटिव। ये किसका काम करता है? नाउन की तरह। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव, जेरंड क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। ठीक, अब ये पार्टिसिपल क्या होता है? तो पार्टिसिपल भी तीन तरह का होता है। ठीक, तो पार्टिसिपल तीन तरह, कौन कौन सा? तो पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। कौन सा? परफेक्ट पार्टिसिपल।
पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। अब ये क्या होता है, कैसे पहचानेंगे? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो उसका नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब ये कैसे पहचानेंगे कि जेरंड है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना? तो इसकी डिटेल क्लास में बताएंगे हम कि क्या अंतर है दोनों में, प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरंड में। क्योंकि दोनों की पहचान एक ही है, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ही है। जैसे ये रीडिंग तो वैसे भी ये रीडिंग। तो फिर अब दोनों जब एक ही थे तो इसको बार बार क्यों पढ़ने की जरूरत है? ठीक, तो पढ़ने के लिए इसलिए जरूरत है क्योंकि दोनों में अंतर है, थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए। तो अभी लिख लेते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है। ठीक, अब पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है? तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, कोई भी वर्ब होगी। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटेन। ठीक, रीड की थर्ड फॉर्म रेड। ठीक, गो की थर्ड फॉर्म गॉन। ये सब क्या है? ये पास्ट पार्टिसिपल है। क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। अब परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? तो इसी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग लिखा हो, क्या लिखा हो? HAVING, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वो कौन सा होगा? परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, कितना लिखिए?